नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय पर। देखिए, हमारे स्रोत थे इतिहास के, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम चर्चा करेंगे एक साल पर। साल था 1856 का। क्या हुआ था इस दिन? औपनिवेशी जो स्रोत था वो बन चुका था इंग्लैंड का भारत। यहाँ के स्रोत, यहाँ के सोर्स को इंग्लैंड ले जाया जा रहा था। वहाँ की औद्योगिकरण की जो नीतियां थी उसके तहत भारत के कच्चे माल को इंग्लैंड में ले जाकर और उसको उद्योगों में तैयार करके विश्व के बहुत से हिस्सों में बेचा जा रहा था। अब ये सामान इंग्लैंड कैसे जाएगा और ये कौन सा सामान था? देखिए, ये था मुख्य रूप से भारत के खनिज, भारत के संसाधन, भारत की कृषि से तैयार कच्चा माल। अब इन्हें इंग्लैंड ले जाया जाता था समुद्री जहाजों के रास्ते, समुद्री मार्गों से। लेकिन भारत के सुदूर इलाकों से इन कच्चे मालों को, इनके कंटेनरों को समुद्री रास्ते पर ले जाने के लिए बंदरगाहों तक ले जाने की जरूरत थी। और इसके लिए जरूरी था एक संचार, एक यातायात तंत्र, एक ऐसा तंत्र जो अपेक्षाकृत सड़क मार्ग से सस्ता हो। तो इसके लिए आविष्कार किया गया रेलवे का, मालगाड़ियों का। तो इसी संदर्भ में एक रेल लाइन बिछ रही थी लाहौर से कराची। उस समय में लाहौर भारत का हिस्सा हुआ करता था, अखंड भारत का हिस्सा। कराची में था एक बंदरगाह जो सीधा इंग्लैंड से जुड़ता था जाकर। ठीक है बच्चों, ये आज भी पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। तो उन्होंने क्या किया कि रेलवे लाइन को स्टेबिलिटी देने के लिए उसके नीचे पत्थर बिछाने की जरूरत थी, लेकिन पत्थरों की कमी हो गई। तो उन्होंने रास्ते में पास के ही एक टीले से पत्थर और ईंटें उखाड़ना शुरू कर दिया और उस लाइन पर बिछाना शुरू कर दिया। वो नहीं जानते थे कि ये सभी पत्थर एक महान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं। तो क्या हुआ? 1861 का साल, बटन बंधु इन्होंने इसकी सूचना दी थी अंग्रेजी सरकार को कि यहां पर महान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं। तो 1861 का साल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल विभाग, पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की गई। इसका काम था जमीन के नीचे खुदाई करके पुरानी सभ्यताओं को निकालना, उनकी पहचान करना और विश्व को उनसे परिचित करवाना। इसके बाद क्या हुआ? आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, इनके जैसे विद्वानों ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर इन सभी चीजों की खुदाई की और हमें बहुत सी सभ्यताओं के बारे में जानने का मौका मिला। तो आज हम जानेंगे कि क्या थी ये सभ्यताएं, क्या इनकी जरूरत पड़ी। तो सबसे पहली बात तो यह है, सभ्यता का अर्थ है एक अच्छे तरीके से अच्छे समाज में जहां पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, मेडिकल की सहूलत हो, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो तथा लोग मिलजुल कर एक समाज बनाकर रहें, उसे हम कहेंगे एक समाज, एक सिविलाइजेशन। तो इसी संदर्भ में था सिंधु घाटी सभ्यता। ये विश्व की महान 4 सभ्यताओं में से एक थी। ये सभ्यताएं कौन कौन सी थी? पहली तो सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी थी मिस्र की सभ्यता जो नील नदी पर बसी थी, तीसरी थी नील नदी के उत्तर में जाकर एशिया में स्थित मेसोपोटामिया की सभ्यता, और चौथी व अंतिम पूर्वी चीन की पीली नदी पर बनी हुई चीनी सभ्यता। और जानेंगे ये सभ्यताएं थी कहां पर। देखिए, ये था अभी अफ्रीका, ऐसा कुछ है ना। तो ये गल्फ का एरिया है, इसमें कुछ इस तरह से कुछ है अफ्रीका का नक्शा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर कुछ यूरोप के भाग भी हैं, ऐसा ऐसा करके यहाँ स्पेन है। आपको बच्चों नक्शा याद होना चाहिए एक, ठीक है ना। इधर करके नॉर्वे, ऐसा कुछ कुछ है ना बच्चों। तो इस तरह चीन है इधर। इधर इधर बात करें तो आ जाता है भारत, है ना। फिर श्रीलंका है यहाँ पर, इधर थाईलैंड वगैरह देश, और करते करते, है ना, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर।
उत्तरी दक्षिण कोरिया है, यहाँ पर जापान है ना, यहाँ पर थाईलैंड वगैरह ये सभी आइलैंड है, यहाँ पर आइलैंड है थाईलैंड की, ऑस्ट्रेलिया है, इस साइड न्यूजीलैंड है ना बच्चों, यहाँ पर फिजी वगैरह और बहुत सारे देश हैं। और इसके इस तरफ है, चाहे इधर लगा लें, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर पनामा वगैरह है, तो इधर से निकलकर ये ग्रीनलैंड है ना, इस तरह से कुछ है सभ्यताएं हमारे हमारे महाद्वीप। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये है यहाँ पर हिमालय पर्वत, इनकी बर्फीली वादियों से निकलती हैं नदियां, जिसमें मुख्य है सिंधु घाटी नदी। इसके आसपास जो भी सभ्यताएं थी, जो भी कॉलोनियां थी, उसे हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर है मिस्र, और यहाँ पर थी मिस्र की सभ्यता। इस जगह थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इस जगह थी चीन की पीली नदी पर बसी हुई चीनी सभ्यता। ठीक है बच्चों, अब नक्शे से आपको ज्ञान हो गया होगा। अब ये यहाँ पर कैसे आए, क्या इनका सामाजिक परिवेश था, कैसा यहाँ पर वातावरण था, सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पुरानी सभ्यता पहले मेसोपोटामिया आदि को माना जाता था, मिस्र की सभ्यताएं मानी जाती थी। लेकिन जब भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, इसका ज्ञान लोगों को हुआ, तो पता लगा कि भारत का इतिहास कितना वैभवकारी है, कितना कुछ है यहाँ पर जानने के लिए। जिस समय तक यूरोप के लोग जंगलों में विचरण किया करते थे, तब तक तो हमने एक महान सभ्यता बना दी थी, है ना बच्चों। उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि इसमें क्या हुआ था। तो इसे मिटा देते हैं अपने। अब सबसे पहले जानते हैं कि सभ्यता का समय क्या था। हालांकि विद्वानों में इसमें बहुत सारा मतभेद है कि इसका समय क्या होगा, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाया जाता है कि लगभग 7000 वर्ष पूर्व से लेकर, या ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2000 ईसा पूर्व। हालांकि इसमें बहुत सारे मतभेद है, कुछ 1500 भी कहते हैं, कुछ 1600 भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें मतभेद हैं। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का क्रम। इसमें जो एक जगह खोजी गई थी वो थी हड़प्पा। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में है। तो जब हड़प्पा नगर खोजा गया इसमें, तो प्रारंभ में इसका नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता, है ना बच्चों। लेकिन धीरे धीरे इसमें एक और जगह खोज हुई, वो थी मोहनजोदारो। इसमें एक फिल्म भी बनी है ना ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो कहते हैं इसको हिंदी में, जो भी कहिए। ठीक है बच्चों, अब ये सभ्यता थी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तटों पर, उसके द्वारा बनाए गए उपजाऊ मैदानों में। ठीक है, अब ये उपजाऊ मैदान क्या थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, अगर जब कोई नदी बहती है, ठीक है, ज्यादातर जो अपने भारत की नदियां हैं वो उत्तरी भारत के बर्फीले पहाड़ या और भी विंध्याचल के पहाड़ और बहुत सारे पहाड़ हैं, उनसे निकलती हैं छोटी छोटी नालियों में, फिर कुछ सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। अब जब इन नदियों में बाढ़ आती है, मानसून का मौसम होता है, तो ये नदी अपने पूर्व के स्थान को से आगे बढ़कर फैल जाती है। जैसे कि ये नदी है, इसका भाव क्षेत्र इतना चौड़ा था, लेकिन जब इसमें मानसून आएगा तो ये यहां तक आ जाएगी। इससे क्या होगा कि कुछ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होगा। ज्योग्राफी की बात है कि जब ये पानी यहां तक आएगा तो इसमें पोषक तत्व इस पानी को मिल जाएंगे, तो ये सभी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और खेती के लायक हो जाएगी। मानसून के चले जाने के बाद नदी फिर से सिकुड़ जाएगी, लेकिन शेष बचा हुआ भाग कृषि के काम आएगा। इसके अलावा जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी। पानी की उपलब्धता नदी, घाटियां और उसके तटों पर भरपूर होती है ना बच्चों। अब हम देखेंगे कि इसके बाद इसका नाम किस तरह से और बदला। देखिए, यहां पर सिर्फ सिंधु नदी नहीं थी, सिंधु नदी के अलावा एक और भी नदी थी जिसका ऋग्वेद में जिक्र किया गया था और कई बार जिक्र किया गया था। इसका नाम था सरस्वती नदी। अभी सरस्वती नदी कहां पर है, हम नक्शा जान लेते हैं। आज की घग्गर नदी,
घग्गर हकरा भी कहते हैं इसे, है ना। और जो स्थानीय जगहें हैं जैसे हनुमानगढ़, सूरतगढ़, वहाँ पर इसको नाले भी कहते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः बाढ़ से चलने वाली नदी है, ठीक है ना। जब मानसून का सीजन होता है उसी समय ये नदी वहाँ पर बहती है, अदरवाइज तो ये हरियाणा में कहीं लाई जाती है। हालांकि बटनेर तक ये थी पहले नदी, लेकिन धीरे धीरे हरियाणा में कुछ बांध बन गई, पीछे भी बांध बन गई, उसके कारण अब ये नदी पीछे ही रह जाती है। जब मानसून का मौसम होता है उस समय ये इसके बाढ़ का पानी सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक आ जाता है, अदरवाइज ये पीछे ही रह जाती है। तो घग्गर हकरा नदी कहते हैं इसको, इसका प्रवाह तंत्र था। ये नदी मानी जाती है कि पूर्व में सरस्वती नदी थी। अब अगर नक्शे पर देख लें तो ये है हमारा प्यारे भारत का जम्मू कश्मीर, जो आजकल कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है ना। ये इसका पंजाब करते करते ऐसे ये आ गया हमारा जैसलमेर का इलाका, है ना, कुछ, और यहाँ से हमारा शुरू होता है राजस्थान, जो भी है। तो यहाँ पर है मुख्यतः हमारे बहुत सारे पहाड़, हिमालय पर्वतमाला है, इससे बहुत सी नदियां निकलती हैं। तो एक नदी निकलती है यहाँ से, सिंधु नदी। सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे सतलुज, रावी, व्यास, जिस पर पंजाब सरकार ने, हिमाचल सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर बांध बनाए हुए हैं, ठीक है। भाखड़ा नान, इंदिरा गांधी नहर, ये सभी इन्हीं की देन है, ठीक है। इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं आकर। तो इसमें से एक और नदी थी घग्गर नदी, जो कि इस जगह से निकलकर इस तरह जाती थी। आज ये यहाँ पर विलुप्त हो जाती है, लेकिन माना जाता है कि वेदों में भी इसका उल्लेख किया गया है सरस्वती नाम से, कि पहले अरब सागर में जाकर गिरती थी, कच्छ की खाड़ी के अंदर से होकर। तो प्रश्न ये है कि ये नदियां विलुप्त क्यों हो गई, क्या कारण थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस नदी तंत्र को या इस सभ्यता के तंत्र को सिंधु, सरस्वती सभ्यता ये भी कह दिया गया, हड़प्पा भी कह दिया गया, सिंधु, सरस्वती, घग्गरा, हकरा, बहुत से नाम इनके दिए गए। लेकिन जो भी हो, अब यहाँ पर लोगों का जीवन कैसा था, सामाजिक स्तर कैसा था, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, खुदाई हुई 1955 में, कालीबंगा में कोई खुदाई हुई, राजस्थान का है ना जगह, तो उसमें भी बहुत सारे अवशेष मिले। जगह जगह पर और भी खुदाई हुई, जैसे हम उन जगहों की अगर डिस्कस करेंगे तो मुख्यतः धोलावीरा, राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, मेहरगढ़। सबसे जो इसमें पहले स्थल था ना मेहरगढ़ था, वो मेहरगढ़, आप बोलिए, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थल थे, जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। इसके अलावा हरियाणा में एक था बनवाली, रोपड़ है एक, पंजाब में स्थित है ये। असंख्य स्थल मिले हैं अभी तक, कुल 1056 स्थल इसमें मिल चुके हैं। और खास बात ये कि जब विश्व के लोग, यूरोप के लोग जंगलों में विचरण कर रहे थे, भटक रहे थे, उन्हें किसी सभ्यता के बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं था, उस समय तक हम एक नगरीय सभ्यता बना चुके थे। जी बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, यानी कि शहरों के हिसाब से बनी हुई। अब नगरीय सभ्यता से क्या तात्पर्य था, क्या इनमें समानताएं थी, हम कैसे कह सकते हैं कि ये सभ्यता के सभी शहर या इनके सभी नगर खोदे हुए एक दूसरे से संबंधित है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो एक खास पैटर्न सभी शहरों में देखने को मिलता है। क्या पैटर्न, कि उनकी जो वास्तुकला है, उनके नक्शे हैं, वो लगभग एक जैसे हैं। कैसे, देखिए, एक उत्कृष्ट नमूना है, जितने भी शहर हमें मिले हैं उनकी सभी के जो मुख्य मार्ग हैं वो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है, और जो उनकी गलियां हैं या जो उनके छोटे छोटे मार्ग हैं वो हैं पूर्व से पश्चिम। इस तरह पूर्व पश्चिम है।
ठीक है बच्चों, और ये काटते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, बिल्कुल ऐसे क्रॉस। आज भी हम देखेंगे ना कुछ शहरों में सड़कें 90 डिग्री पर नहीं काटती, लेकिन इतने हजारों वर्ष पूर्व कितनी अच्छी स्थापत्य कला, कितना अच्छा नमूना था हमारे सामने। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, इन सभी शहरों में कच्ची ईंटों के भी मकान मिले हैं और पक्की ईंटों के भी मकान मिले हैं। गलियों की जो चौड़ाई थी वो एक निश्चित थी कि जो महामार्ग होगा उसकी चौड़ाई 36 फुट होगी, 18 फुट होगी, 52 फुट होगी, एक खास पैटर्न में थी सभी कुछ। ठीक है ना बच्चों, कालीबंगा में भी यही कुछ देखने को मिला था। और खास तौर से इनके जो आम, इसमें ना आपको एक बात रहेगी बताने कि 2 प्रकार के इसमें स्थल मिले हैं, एक तो ऊंचा शहर, एक नीचा शहर। ऊंचा शहर में जो प्रशासन होता था उनका, या उनके कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो प्रभावशाली रहे होंगे, हो सकता है ऐसा, तो उनका शासन था वहां पर। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे मकान मिले हैं जहां पर आम लोग रहते थे। ठीक है, और आम लोग ऐसा नहीं तो कुछ भेदभाव, बिल्कुल एक जैसे मकान, एक ही साइज की। अब जो सामान्यतः मकान थे उनकी जो ईंटें थी, उनकी ईंटों का जो उनका मेजरमेंट था, उनकी माप थी, वो थी 10, माफ कीजिए 7 गुना 14 गुना 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थी आम। और जो ऐसा माना जाता था कि विशेष भाग है जहां पर कुछ बड़ी संरचनाएं हैं, उनमें जो लगी हुई ईंटों का मेजरमेंट था वो था 10 गुना 20 गुना 40 सेंटीमीटर। ये थी विशेष। लेकिन खास बात एक कि इनमें सभी ईंटों का अनुपात 1:2:4 था। ठीक है ना, अब कुछ ना कुछ तो संबंध इन सभी शहरों में आपस में था, तभी तो ऐसा ही था ना। दूसरी बात, यहाँ पर बड़े बड़े स्नानघर मिले हैं, सार्वजनिक स्नानघर, जलाशय मिले हैं, जो कि हमें बताते हैं कि उनका इतिहास कितना समृद्ध रहा होगा, कितना मिलजुल कर वो लोग रहते होंगे। इसमें कोई भी महल आदि नहीं मिले हैं। ठीक है ना, जैसे कुछ पता लगता हो कि यहाँ पर किसी राजा का शासन था, कोई मोनार्की थी, कोई राजशाही थी, ऐसी कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं कि बड़े महल या बड़े कुछ किले मिले हों। तो मान सकते हैं कि इसमें ऐसा कुछ राजशाही नहीं थी, क्योंकि ऐसा नहीं मिला। जो स्मारक थे, माफ कीजिए, जो इमारतें थी, जो शहर की इमारतें थी, उनके जो भवन आदि थे, सभी का साइज, सभी की स्ट्रक्चर, उनकी शेप बिल्कुल एक जैसी थी, कोई भी भेदभाव नहीं था। ठीक है बच्चों, ये इनकी वास्तुकला। अब एक और बात, व्यापार करते थे ये, इसके प्रमाण मिले हैं। बड़े बड़े जहाज थे, मेसोपोटामिया समुद्री मार्गों से होकर बहुत दूर तक जाते थे। ठीक है, एक लोथल है, गुजरात में है ये। लोथल में माना जाता है कि इनका बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यताओं वालों का, और इस बंदरगाह से वो पूर्वी पश्चिमी बहुत से देशों में जाते थे। लोथल, ठीक है बच्चों। अब इन बंदरगाहों से होते हुए वो बहुत सारे देशों में जाते होंगे, व्यापार करते होंगे। इसके प्रमाण हमें कैसे मिलते हैं? इसके प्रमाण मिलते हैं हमें सिक्कों से। सिक्के, जी बिल्कुल, सिंधु घाटी के शहरों को आपस में जोड़ने वाले थे सिक्के। अब ये सिक्के क्या थे? सिक्के थे व्यापार करने के लिए आवश्यक मुद्रा। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ मिली है? ये मिले है अपने अफ्रीका के कुछ देश में मिली है, मेसोपोटामिया, उसके आगे तुर्की के कुछ भाग, सब जगह इनके अवशेष या कुछ सिक्के मिले हैं। अब ये सिक्के वहां पर कैसे रह गए होंगे, तो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, व्यापार करने जाते थे, कोई 100 लोग या 200 लोगों का ग्रुप जाता होगा। समुद्री मार्ग था, कोई ऐसा नहीं था कि जीपीएस है, रडार है, कोई रेडियो पर बात भेज दी, भाई साहब बंदे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो गए, कुछ बीमार हो जाते होंगे, नया माहौल था, नई जलवायु थी। ठीक है, कुछ इतनी शायद औषधियों की परंपरा नहीं रही होगी, इतनी विकसित नहीं होगी, तो वो वहां तक जाते जाते 200 के 190 रह जाते होंगे, या 5 कम हो जाते होंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उनकी लाशें उठाकर वापस भारत लाएंगे, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वहीं पर उनको दफन कर देते थे, उनके कुछ साथ सिक्के या मोहरे होती थी, वो भी वहीं पर दफन हो जाते थे। ठीक है,
अब इसके बाद था इनके व्यापार करने का एक और तरीका। व्यापार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है बाट या तोल। ठीक है, हम अपना वजन कैसे मापेंगे, तो इसका तरीका होता है हमारे बाट। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे बाट मिले हैं। ठीक है, और इनमें खास बात क्या है कि एक खास पैटर्न में है, जैसे 1, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, इस तरह से। और इसके बाद 10, 20, 40, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे 640। इसी तरह 100, 200, 10 के अनुपात में ब्ला 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 6400, यानी कि इतने मेजरमेंट मिले हैं। और ये आज का 1 ग्राम नहीं है। अगर आज के ग्राम से इसकी तुलना की जाए तो तब का 1 और आज का 0.856 ग्राम लगभग एक समान है। ठीक है ना बच्चों, ये तो था इनका व्यापार, कितना उन्नत था, कितना खास था। अभी व्यापार क्या करते होंगे, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये थी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। खास बात यह है कि अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई है, लोहे के बारे में ये अभी तक कुछ नहीं जानते। तो देखिए, जहां पर बंदे लोहे के बारे में नहीं जानते वहां पर लड़ाइयां नहीं होगी। ठीक है ना, हथियार किससे बनते हैं, लोहे से। और जब लोहे के बारे में बच्चों को कुछ नहीं पता, उनको सभ्यता वालों को कुछ नहीं पता, तो क्या हथियार बनाएंगे। तो खुदाई में एक मूर्ति मिली है नर्तका की। ठीक है, ऐसे महिला है, नाच रही है, उसकी मूर्ति मिली है कांस्य की। ठीक है, इससे पता लगता है कि उनका आर्ट एंड क्राफ्ट, उनकी वास्तुकला, शिल्पकला कितनी उन्नत रही होगी। बहुत सारे खिलौने मिले हैं। खिलौने, जहां पर खिलौने होंगे ना वहां पर तो बच्चे मजे कर रहे हैं। अब खिलौने वहीं पर होंगे जहां पर समृद्धि होगी, जहां पर खुशियां होंगी। अब जहां पर मारकाट मची हुई है वहां पर क्या खिलौने सूझते हैं किसी को, है ना। तो खिलौनों से यह पता लगता है कि वहां के लोग कितने खुश थे, है ना बच्चों। अब आपके पास खिलौने होंगे तो आप भी खुश थे ना, बचपन में रहते थे। अब जिस दिन खिलौने नहीं है आपके पास तो भाई साहब खिलौने ला के दो, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी धार्मिक विश्वास की बात, कि वो किन को मानते होंगे, क्या उनके धार्मिक विश्वास रहे होंगे, किस धर्म में उनका यकीन रहा होगा। तो वैसे तो कुछ साक्ष्य ऐसे नहीं मिले हैं कि कुछ मूर्तियां मिली हो, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो कुदरत को या सीधी प्रकृति की पूजा की करते हो, या कुछ पूर्वजों की पूजा करते हो। हालांकि एक मूर्ति मिली है जिसमें एक भाई साहब बैठे हुए हैं, उनके आसपास कुछ जानवर भी हैं, कुछ और भी पेड़ पौधे भी हैं। इनको माना गया है पशुपतिनाथ। उस समय में किसी भगवान की मूर्ति नहीं मिलने का भी संकेत हुआ है ना। इसके अलावा कुछ खुदाइयों में ताबीज मिले हैं। ताबीज का क्या अर्थ है कि वो अंधविश्वासी रहे होंगे। इसके अलावा देखिए बच्चों की अंतिम संस्कार की परंपरा क्या थी, क्या वो दफनाते थे या जलाते थे। हालांकि वेदों में लिखा गया है दफनाने को लेकर भी और जलाने को लेकर भी, सभ्यता के बारे में नहीं। देखिए, वेद जब रचे गए थे तो कुछ मुनियों ने, ऋषियों ने रचे होंगे, ऐसे ही हमारा अनुमान है। तो उन्होंने ये तो नहीं कि खुद नई समाज के नियम प्रथाएं बनाई थी। जो समाज चल रहा था उसको एक एडवांस करने के लिए, उन्नत करने के लिए भी कुछ लिखा होगा, या कुछ जो परंपराएं रही होंगी उसके अनुसार भी कुछ लिखा होगा, ताकि वो परंपराएं हमेशा कायम रहे। तो उनमें दफनाने का जिक्र भी था और जलाने का जिक्र भी था। हालांकि लगभग 100 के करीब कब्रें मिली हैं। ठीक है, और एक खास बात, कब्र हमेशा उत्तर से दक्षिण में थी, यानी कि यहां पर भी एक खास पैटर्न। लेकिन 100 कब्रें मिलने का आशय ये तो नहीं कि इन्हें दफनाया गया था, हर कोई बंदा दफनाता था। हो सकता है कि कुछ लोग गंभीर बीमारियां लग गई हो उनको, उससे पीड़ित हो, इसलिए उनको दफना दिया गया हो उनके मरने के बाद, जिंदा को नहीं। ठीक है, हालांकि अगर उसमें हमें हजारों कब्रें मिलती वहां पर, तब हम कह सकते थे कि अवश्य ही यहाँ पर दफनाने की परंपरा रही होगी। लेकिन केवल 100 कब्रें, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि
ऐसी परंपरा शायद नहीं रही होगी, उनके सिर्फ जलाने की परंपरा होगी। बाट की बात होगी, ये होगी। अब बात करते हैं उनका जो सामाजिक ढांचा, पारिवारिक ढांचा कैसा था। ऐसा अनुमान है कि बड़े बड़े परिवार रहे होंगे। जो आज के समय में डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है महिलाओं और पुरुषों में, या जातिवाद है, ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। और खास बात यह थी कि उनके जो परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक थे। अब मात्र सत्तात्मक का क्या आशय हुआ कि हमारे आज का समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर जो परिवार का मुखिया होता है वो पुरुष होता है, वही सारा संचालन करता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर महिलाएं परिवार की मुखिया थी। ठीक है ना बच्चों, हमने इनका धार्मिक पहलू देख लिया, हमने देख लिया इनका सामाजिक पहलू। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे व्यापार पर गहरी, हालांकि पहले भी की है। अब व्यापार कैसी चीजों का करते होंगे, क्या चीजें, कुछ मोहरों के संकेत मिले हैं, ठीक है, कुछ कृषि के भी संकेत मिले हैं, कृषि के पदार्थ। अब क्या था कि यहाँ पर कृषि इतनी ज्यादा हुई, यहाँ पर लोग आए। देखिए जहां पर भी पानी की उपलब्धता होगी, पानी उपलब्ध होगा, वहां पर लोग खेती करेंगे। और ये तो वैसे भी इतनी अच्छी जमीन थी, जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। गेहूं, जो बाजरा जैसी फसलें प्रधान फसलें रही होगी, कपास के भी खेती के प्रमाण मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि कृषि यहाँ पर उन्नति हो सकता है, उसका व्यापार होता हो, मोहरों का व्यापार होता हो, कुछ बेशकीमती पत्थरों का व्यापार होता हो, इन सभी का व्यापार होने के कुछ प्रमाण मिले हैं। अब कृषि क्या थी, एक समय था जब व्यक्ति जंगलों में रहा करता था, वहीं पर मांस भक्षण किया करता था, कुछ घास फूस या सब्जियां जो जंगल में होती थी वो खाता था। लेकिन वो धीरे धीरे सभ्य होता गया, एक समाज में रहने लग गया, बाहर आने लग गया। तो उन्होंने कुछ सभ्यताएं बनाई, जैसे ये है, तो कुछ जानवरों का घरेलूकरण किया। जो हमारे पालतू जानवर है ना, आज गाय, बकरी, भेड़, इनका घरेलूकरण किया, उसे हम कहेंगे पालतू जानवर। और जो जंगली शाक, क्योंकि पहले तो सब कुछ जंगल में ही था, है ना, वहीं पर इंसान रहता था, तो जो जंगली शाक थे, जंगली फसलें थे, उनका घरेलूकरण करना कृषि कहलाया, है ना। कि एक तो खुद उगे, एक हम घरेलू लाए, एक तो खुद जानवर वहां पर अपनी जनसंख्या वृद्धि करें, वो खुद एक प्राकृतिक आवेश में रहे जंगल में, एक हम खुद यहाँ पर लाकर उनका पालन पोषण करें, उनको चारा खिलाएं, ये सब, है ना। तो ये इनका घरेलूकरण हो गया, समझ गए बच्चे आप। तो हो सकता है उन चीजों का व्यापार भी रहता हो, उसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अब ब्रॉन्ज एज थी, हथियार तो थे नहीं, कांस्य था, लाइयों की तो बात ही नहीं। कुछ खिलौने मिले हैं, जटिल खिलौने, जैसे एक बलद है, एक बैल है, ठीक है, उनके पीछे एक गाड़ा लगा हुआ है, ऐसा कुछ खिलौना मिला है। लेकिन वो सिर्फ ऐसा नहीं है, एक जटिल कारीगरी की गई है, उसमें एक मैकेनिज्म है, तकनीकी बात है यहाँ पर, ठीक है ना। ये नहीं कि सीधा बस तराश कर बना रखा है, उस पर पहिए अलग है उसके, उसमें बीच में जो रोड डली है अलग है, गाड़ा अलग है, उसको जोड़ जोड़ कर बनाया गया है, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि उनको कितना ज्ञान रहा होगा। अब इसके बाद हम कुछ और बात करेंगे, कुछ स्नानघर मिले हैं। स्नानघरों की जो एक खास पैटर्न में उनकी लंबाई चौड़ाई आदि थी। अब ये लंबाई चौड़ाई लगभग 1:8, 3:6, 5:4, ठीक है, इसी अनुपात में कुछ सड़कें भी थी। अब खास बात एक और कि धोलावीरा हिंदू सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र, यहां पर एक मिला है कचरा पात्र, बड़ा पक्का बना हुआ, यानी कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का अभियान तब भी रहा होगा। हालांकि वो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च नहीं किया था, उस समय के लोग इतने जागरूक थे, वो मानते थे कि हमें साफ सफाई में रहना चाहिए, है ना, इसीलिए तो वो इतने समय तक बीमारियों से बचे रहे, कितना अच्छी उनकी प्लानिंग थी, है ना बच्चों। कुछ कुएं मिले हैं जिससे माना जा रहा है कि ये यहाँ पर पानी मिलता होगा सिंधु या सरस्वती नदी से, ठीक है बच्चों। इतना सब कुछ हो गया, इतनी अच्छी मैकेनिक है, इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतनी अच्छी नालियों का प्रबंध किया गया है, जिससे कि जो सारा पानी है वो, जो गंदा पानी है, चाहे बारिश का पानी हो, वो शहर से बाहर निकल जाए, ठीक है। अब जो शहर है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो
यहाँ पर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसी कुल 9 परतें मिली हैं शहरों की। यानी कि ये शहर 9 बार ध्वस्त हो गया होगा, 9 बार इसकी अस्थिति हो गई होगी और ये दोबारा बनाया गया था। यानी कि उनको बिल्कुल पता रहा होगा कि बाढ़ से शहर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उनको बनाने की आवश्यकता रहती है। तो कितना उन्नत वहां पर था। अब एक अंतिम बात, ये कहाँ गए, इनका पतन कैसे हो गया। तो देखिए बच्चों, बहुत लोगों ने, बहुत विद्वानों ने इस पर अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। क्या तर्क दिए हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई महामारी आ गई थी, लेकिन इस संभावना को नकारा जा सकता है, क्योंकि एक तो ये साफ सफाई पसंद करने वाले लोग थे। यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, नालियाँ थी, निकासी था, उसका सिस्टम बहुत अच्छा था। शौचालय के मिले हैं यहाँ पर बहुत जगह पर, ठीक है। मोहनजोदड़ो में शौचालय मिले हैं वेस्टर्न स्टाइल के, जैसे ना अपने पाश्चात्य होते हैं ऊंचे से, वो मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सफाई का तो मसला ही नहीं है, तो महामारी फैलने की आशंका कम थी, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आज का समय है, कोविड का समय है, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाती है एकदम, है ना, संचार व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त हैं, तो मान सकते हैं कि बीमारियां तो ऐसी नहीं फैली होंगी। एक अन्य बात कही जाती है कि कुछ विदेशी लोग आए, उन्होंने हमला कर दिया और इनको उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन इस बात में भी कुछ दम नहीं प्रतीत होता है। कैसे कि अगर लड़ाई हुई होगी, ठीक है ना, तो कुछ मिले होंगे अवशेष लड़ाई के भी, कुछ हथियार मिले होने चाहिए, लेकिन एक भी हथियार नहीं मिला है। और खास बात, उस समय तो कांस्य युग था, तो लोहे की तो खोज ही नहीं हुई थी ना अभी तक, तो हथियार मिलने की संभावना भी नहीं है बिल्कुल, ठीक है, लड़ाई नहीं हुई थी। अब एक बात और कि कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई होगी, हाँ, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। अब कैसी प्राकृतिक आपदा आई होगी? हो सकता है क्लाइमेट चेंज, नदियों का प्रवाह किसी और मुड़ गया हो, कुछ भूकंप या ऐसा कुछ हो गया हो, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। अब ये लोग कहाँ से आए थे, इस बात पर चर्चा करें तो विश्व के सभी लोग पूर्वी अफ्रीका से आए हैं, जो हम होमो सैपियंस हैं, बुद्धिमान मनुष्य। मनुष्य की बहुत सारी प्रजातियां थी, नियांडरथल्स थी, और भी बहुत सारी थी। इसमें से एक थी सैपियंस, जो बुद्धिमान मनुष्य है। यही अंतिम समय तक जीवित रहा था, इसने सर्वाइव किया। तो पूर्वी अफ्रीका में जब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो वहां पर जो संसाधन थे, स्रोत थे, चाहे खाने पीने के हो, चाहे पानी पीने को, जो भी हो, वो कम पड़ने लगे। तो 100, 200, 300, 400 के गुटों में ये बाहर निकलने लगे, और हजारों लाखों वर्षों के बाद ये भारत में आ गए, यहाँ पर रहे और सभ्यता का विकास हुआ। अब एक बिल्कुल खास बात, व्यापार हो चाहे आपसी सामंजस्य हो, एक चीज ऐसी है जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वो है भाषा। अब इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा क्या थी, अभी तक ये रहस्य है, इससे पर्दा नहीं उठ पाया है, ठीक है ना। इतिहास में बहुत संभावनाएं हैं। अब हम कुछ और सोच रहे हैं, जब भी इनकी भाषा पढ़ी जाएगी तो शायद कुछ और निकल जाए। अब एक मोहनजोदारो में एक गेट था, उस पर कुछ लिखा हुआ था, शायद आने की सूचना के बारे में या कुछ स्वागत लिखा होगा, वो गिर गया था नीचे। उसको उठाया, उसके जो लिखे हुए, उसके गड़े हुए अंक थे, उसको अध्ययन किया, है ना, तो उसमें कुछ लिखा हुआ मिला है, और ऐसा लगता है कि वो दाएं से बाएं ओर लिखा हो, जैसे आज की उर्दू लिपि लिखी जाती है ना, उसी तरह लिखा हो। लेकिन कुछ प्रमाणिकता नहीं है, हालांकि कुछ जगह बाएं से दाएं का भी प्रतीत हो रहा है कि लिखा हो, लेकिन ज्यादातर दाएं से बाएं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको पढ़ने का दावा नहीं किया, अभी तक सैकड़ों दावे ऐसे किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी तर्क संगत प्रतीत नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक इसकी जो स्क्रिप्ट है, इसकी जो लिपि है, वो अभी तक रहस्यमय है, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। हमने इसके व्यापार के बारे में बात किया, सामाजिक स्तर के बारे में बात की, धार्मिक स्तर के बारे में बात की, कैसी कॉलोनियाँ थी, क्या कुछ रहा होगा, हमने सब चीज़ों के बारे में बात की। इनमें संबंध क्या थे, इनके द्वारा वहाँ उस समय में ईंटें थी, उनकी जो मेजरमेंट थी, उनकी माप थी, बाट थे, बाट उनकी माप थी। हालांकि बाट पर कुछ उकीर्ण नहीं किया गया था, ऐसा नहीं था कि आज के समय जैसे 1, 2, 3, 4 किलो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। सिर्फ एक घन या घनापनुमा बाट मिले हैं।
ठीक है, इनके धार्मिक पक्ष की भी बात कर ली, सभी पक्षों की बात होगी। ठीक है बच्चों, कितनी अपार संभावनाओं से भरी हुई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, कितना कुछ उससे हमें जानने को मिलता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का ये लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।